देखो पिछले टर्म पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल चार्ज चल रहा था, मतलब हमारे पास चार्ज किसी सिलेंडर में फैला हुआ था उसके वॉल्यूम में, और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। तो देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले निकाले भी थे। कौन से फॉर्मूले थे कि अगर हमारे पास पॉइंट सिलेंडर से बाहर है, बाहर गॉसियन सरफेस बनाई हुई थी, तो वहां पर अगर हमारे पास पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वहां पर फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। बोलो इतनी बात क्लियर है आपको? या फिर इसी फॉर्मूले को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला था हमारे पास आर या आर स्क्वायर रो, अपॉन में था हमारे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर था हमारे पास स्मॉल आर। ठीक है, कुछ गड़बड़ है क्या फॉर्मूला? यहां शायद पाई नहीं है ना, एक मिनट। देखो हमारे पास था आर स्क्वायर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर, एक ये फॉर्मूला निकल करके आया। ठीक है, हाँ देखो ये दो फॉर्मूले थे हमारे पास। अब क्या करना है, अब हमको यहां पर सिलेंडर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, और सरफेस के अंदर जाने पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। मतलब क्या, जरा समझना। पिछले टर्म पे इस तरह से एक सिलेंडर माना था जिसमें हमारे पास चार्ज है। ठीक है, इसके बाहर एक गॉसियन सरफेस ले ली थी, और इस पर हमने कोई पॉइंट पी लिया था और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रिजल्ट निकाले थे। तुम्हें बताया था कि हमारे पास सिलेंडर की ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस क्या है, कैपिटल आर, और जो गॉसियन सरफेस ली है इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। अब देखो, अब यहां पर एक बात करनी है कि अगर ये पॉइंट पी हमारे ओरिजिनल सिलेंडर की सरफेस पर होता तो देखो, तो यहां पर हमारे पास सेकंड केस आता है, और केस सेकंड क्या बताएगा, केस सेकंड में हमारे पास आएगा एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर पॉइंट हमारा सिलेंडर की सरफेस पे है, तो यहां पे जरा समझना, एट द सरफेस ऑफ सिलेंडर। अब देखो, अगर ये पॉइंट हमारे पास सरफेस पे आएगा, मतलब ये जो गॉसियन सिलेंडर बनाया है ये छोटा होता चला जाएगा। अगर ये छोटा होता चला जाएगा तो ये स्मॉल आर देख रहे हो, स्मॉल आर कम होती चली जाएगी। अगर ये पॉइंट इस सिलेंडर पर आ गया तो क्या लगता है, ये स्मॉल आर इस कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर बस एक चीज आती है कि जो स्मॉल आर है ये कैपिटल आर के बराबर आ जाएगा, तो स्मॉल आर की जगह बस कैपिटल आर रखना है। चलो जरा रखते हैं, तो यहाँ पर ई की वैल्यू यहाँ पर आ गया आर स्क्वायर, या पहले ऊपर वाले फॉर्मूले में रख दो, तो यहाँ पर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2 लैम्डा और अपॉन में कैपिटल आर। तो जब सरफेस पे हो गए तो तुम्हारे पास एक फॉर्मूला ही आएगा। दूसरा फॉर्मूला देखो, अब यहां पर रखते हैं, यहां पे जो स्मॉल आर दिख रहा है यहां पर कैपिटल आर रख देंगे, तो आगे कैपिटल आर रो और अपॉन में हमारे पास 2 एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल आर। ये कैपिटल आर से स्क्वायर कैंसिल, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आर रो और अपॉन में आ गया 2 एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट आ गया। अच्छा एक बात जरा बताओ, ये जो तुम्हें रिजल्ट दिख रहा है बताओ, इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं एक भी, सब कांस्टेंट। कैपिटल आर ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस कांस्टेंट, भैया ये कभी नहीं बदलेगी। चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट, नीचे तो सब कांस्टेंट है ही। तो यहां पर ध्यान रखना, सरफेस पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। सरफेस पर तुम चाहे जिस पॉइंट पर चले जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा सेम मिलेगी। इतनी बात क्लियर है? तो यहाँ पर जब तुम जैसे ही पॉइंट को सरफेस पे लेके आओगे तो तुम्हारे पास ये सारी बातें आ जाएंगी और तुम्हारे ये दोनों फॉर्मूले निकल करके आएंगे। अब अगला टर्म हमारे पास ये आएगा, हमें अब इस पॉइंट को ओरिजिनल सिलेंडर के अंदर लेकर के जाना है। ठीक है, इसको जब ओरिजिनल सिलेंडर के अंदर लेकर के जाओगे तब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या और कैसे कैसे आएगी वो देखते हैं। एक बार जरा इसको देखो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ नोट करना हो तो नोट कर लेना, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पिछले टर्म पे कायदे से बनाया था डायग्राम वहां पे। आगे बढ़े।
देखो आप, अब पॉइंट को सिलेंडर के अंदर लेकर के जाते हैं। देखो कैसे लेके जाते हैं। चलो, ये हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है। अब हमारा पॉइंट कहीं यहां पर अंदर आ चुका है, तो पहला काम क्या होगा, उस पॉइंट से जाने वाला गॉसियन सरफेस बनाओ। तो देखो हमने सबसे पहले अंदर एक गॉसियन सरफेस बनाया। इस सरफेस पर हमारा अब ये पॉइंट पी है, ठीक है। अच्छा जरा समझना, अगर हमारे पास अंदर चार्ज रखा हुआ है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा बाहर की तरफ आएगी, और यहीं पर हमारा वेक्टर डीएस आएगा, या फिर एन कैप लिख लो, दोनों एक ही बातें हैं। या तो वेक्टर डीएस लिखो या एन कैप लिखो, दोनों एक ही डायरेक्शन को बताते हैं। एन कैप क्या बताता है, एरिया के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, और ये डीएस वेक्टर क्या होता है, ये भी एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, ठीक है। तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे जरा देखो, देखो ध्यान से एक बात समझना, ये जो हमारा ओरिजिनल सिलेंडर है, ओरिजिनल सिलेंडर के अंदर मतलब पूरे सिलेंडर में कुछ चार्ज क्यू था, लेकिन अब जो हमने गॉसियन सिलेंडर बनाया है, क्या लगता है इस सिलेंडर के अंदर इतना ही चार्ज आ पाएगा, नहीं आएगा। अब यहां पर कुछ चार्ज क्यू डैश आएगा। अच्छा यहां पर रेडियस कितनी है, ये रेडियस बिल्कुल वही स्मॉल आर है हमारे पास, इसकी जो लेंथ देख रहे हो वो हमने पहले के जैसे एल मान ली। तो ध्यान रखना, जब भी गॉसियन सरफेस की बात आएगी तो गॉसियन सरफेस में जो सिलेंडर बना है इसकी रेडियस स्मॉल आर, लेंथ स्मॉल एल, जो ओरिजिनल है उसकी रेडियस कैपिटल। इतनी बात क्लियर होगी सभी बातें। अब आगे देखते हैं, ध्यान सुनना, कुछ भी चेंज नहीं करा, केवल एक चीज चेंज करिए, क्यू। क्यू की जगह चार्ज रखा है क्यू डैश। क्यों, जब बड़ा सा सिलेंडर था तो वो अपने अंदर ज्यादा चार्ज रखेगा, जब छोटा सिलेंडर आएगा तो कुछ अलग चार्ज आएगा, कम आएगा, तो हमने कुछ मान लिया क्यू डैश। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो पूरा प्रोसेस तो पूरा पहले जैसा आएगा। तो यहाँ पर अगर फ्लक्स निकालोगे तो फ्लक्स हमारे पास सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन से आएगा। डेफिनेशन से क्या फ्लक्स आएगा, ये आ गया हमारे पास ई डॉट डी एस। यहाँ पर जरा ओपन कर दो तो ये आ जाएगा हमारे पास ई डी एस कॉस थीटा। जरा यहाँ पर ध्यान से देखो, दोनों सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना, 0। अगर इन दोनों सर्कुलर पार्ट की बात करोगे तो यहाँ थीटा 90 हो जाएगा, तो इनसे कोई फ्लक्स बनता नहीं है। ये अब तुम्हें पता है, इसी वजह से इसको बार बार लिख नहीं रहे, ठीक है। आगे देखो, तो यहाँ पर तुम्हें पता है कि थीटा बराबर होगा 0 डिग्री, तो यहाँ पर जो cos 0 डिग्री है ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो अब ये फ्लक्स आ रहा है, ये बचा हमारे पास इंटीग्रेट ईडीएस। इतनी बात क्लियर है। अब आगे जरा सुनो, अब ध्यान से देखो, ये जो ई देख रहे हो ये कांस्टेंट होगा। क्यों, अरे भैया ये हमारे पास सिलेंडर सिमेट्रिकल बॉडी है, इसके अंदर यहाँ पे जो दूरी है वही यहाँ पे दूरी, हर बार डिस्टेंस बराबर, सेंटर से डिस्टेंस बराबर हर एक जगह पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर, तो यहाँ पर हमारे पास फाइव ई आ गया, और ये आ गया ई आ गया इंटीग्रेट डीएस। अब सोचो, इस छोटे से एरिया को कंप्लीट इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। तो ये आ गया ई, यहाँ पर आ गया 2 पाई, स्मॉल आर स्मॉल एल आएगा। ध्यान से सुनना, ये जो सरफेस लिया है ये गॉसियन सिलेंडर पे लिया है, ओरिजिनल सिलेंडर पे नहीं, गॉसियन सिलेंडर पे। गॉसियन सिलेंडर पे लोगे तो गॉसियन सिलेंडर का वक्र पृष्ठ आएगा या कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, तो स्मॉल आर यूज होगा और स्मॉल एल यूज होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स आ गया, ये रिजल्ट आ गया। अब देखो तुम्हें पता है क्या करते हैं, सबसे पहले डेफिनेशन से, विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन फ्लक्स निकालते हैं। अब बारी आएगी हमारे पास गॉस थ्योरम की, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास फ्रॉम गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम से हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आती है फाई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन एक बात ध्यान सुनो, ये जो तुम्हारा गॉसियन सिलेंडर है ये तो केवल चार्ज क्यू डैश रखे अपने अंदर। अगर क्यू डैश रखे तो यहाँ पर क्या जाएगा, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दोनों को इक्वेट कराओ, क्यों, दोनों से फ्लक्स निकल रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को देखो तो यहाँ पर हमारे पास है ई, और ये आ गया हमारे पास 2 पाई आर एल। बगल में क्या है, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये आ गया क्यू डैश और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सब कुछ नीचे ले जाओ तो हमारे पास ई डैश की वैल्यू आ गई 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू डैश अपॉन आर इंटू एल। बोलो जरा, इतनी बात क्लियर आपको? ठीक से एडजस्ट कर दिया जैसे पहले करते थे, 2 रखा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिया, आर और एल को यहाँ भेज दिया। इतनी बात क्लियर? ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। लेकिन अब तुम्हें पता है कि ये रिजल्ट ठीक नहीं है, इस तरह से रिजल्ट देना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो क्यू डैश है भैया इसकी वैल्यू नहीं पता है, इसकी वैल्यू बार बार अलग अलग हो सकती है। कैसे हो सकती है? देखो ध्यान से, अगर तुम यहां पे देखो, हमने इतना बड़ा सिलेंडर लिया, अब मान लो तुमसे कह रहे डेरिवेशन करो, तुम सिलेंडर थोड़ा बड़ा कर लो, जो गॉसियन सिलेंडर है इसको थोड़ा बड़ा बना दो। क्यों? ये तो हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं ना, तो गॉसियन सिलेंडर थोड़ा बड़ा बना दो। अगर बड़ा बना दोगे तो सोचो मेरे अंदर चार्ज क्यू डैश आया, तुम्हारे सिलेंडर के अंदर चार्ज कुछ अलग आएगा। तो यहां पर ध्यान सुनना है, जो क्यू डैश चार्ज है ये एक वेरिएबल क्वांटिटी है, इसी वजह से हम इस फॉर्म में, इस शक्ल में फॉर्मूले को नहीं लिखते हैं। अब इसको बदला जाएगा चार्ज डेंसिटी में। ठीक है, तो तुम्हें इतना पता है कि जब यहां पर सिलेंडर की बात होती है तो यहां पर चार्ज वॉल्यूम में फैला होता है तो आती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लेकिन सिलेंडर एक लीनियर स्ट्रक्चर है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी आएगी। तो हमारे पास फॉर्मूला फिर से बिल्कुल दोनों तरह से निकलेगा, एक बार रो में भी और एक बार लैम्डा में भी। चलो शुरू करते हैं। देखनी है कुछ? देख लो एक बार, फिर आते हैं। जल्दी देखो, वही पुराना आर्टिकल है। चलो हटा रहे इसको। अब यहां पर थोड़ा ध्यान रखना, यहां पर एक बहुत जरूरी बात आने वाली है। देखो, सबसे पहले चलो इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, हमें इतना तो पता है कि ये जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है ये होगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो यहां पर आएगा हमारे पास चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, चार्ज कितना है? क्यू डैश। अब ये वॉल्यूम कितना आएगा ये जरूरी बात है। कौन सा वॉल्यूम रखते हैं? ध्यान से देखो, ये जो गॉसियन सिलेंडर बना है इसका वॉल्यूम रखेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चार्ज क्यू डैश देख रहे हो ये इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर आने वाला चार्ज है। तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल। तो यहां पर जो क्यू डैश देख रहे हो, क्यू डैश की वैल्यू आएगी हमारे पास पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एल और ये आ गया रो। बोलो इतनी बात क्लियर? अब ये क्यू डैश की वैल्यू उठा के रखेंगे। अच्छा, क्यू डैश की वैल्यू रखने से पहले थोड़ा जरा पेज पलटो, पिछले टर्म पे जो आर्टिकल करा था उसमें जरा समझना। उसमें तुमने क्यू की वैल्यू निकाली थी, क्यू बराबर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल इंटू रो। देखो जरा, वहां पर तुमने क्यू की वैल्यू निकाली थी, ये वहां पर कैपिटल आर ले लिया था, यहां पर स्मॉल आर लिया है। ये बहुत जरूरी है, बात समझने वाली। सोचो, देखो किसका दिमाग चल रहा है। कुछ पता चला? किसी के पल्ले पड़ा कुछ? अब ध्यान से देखो, पिछला आर्टिकल कहता ऐसा था, कुछ हमारा पॉइंट सिलेंडर के बाहर था। अगर बाहर था तो जरा समझना, हमारे पास चार्ज कहां पर था? ध्यान सुनना, अगर यहां पर तुम फॉर्मूला लगाओगे चार्ज डेंसिटी का तो रिजल्ट आएगा चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो हमने जो एल लंबाई का गॉसियन सिलेंडर माना है, इसके अंदर हमारे पास चार्ज क्यू था पिछले आर्टिकल में, या इसी आर्टिकल के पहले केस में। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो हमें इसी चार्ज की चार्ज डेंसिटी निकालनी तो जरा सुनो, क्या ये चार्ज यहां क्या पूरे गॉसियन सरफेस में है? नहीं भैया, जो ओरिजिनल सिलेंडर था चार्ज केवल वहां पर है। तो जब यहां पर देखोगे तो हमारे पास जो रेडियस आएगी वो रेडियस ओरिजिनल सिलेंडर की आएगी। क्यों? क्योंकि यहां पर चार्ज जो हमारे पास फैला हुआ है वो ओरिजिनल सिलेंडर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ओरिजिनल सिलेंडर की रेडियस आएगी, तो वहां पर हमने कैपिटल आर स्क्वायर रखा था वॉल्यूम निकालने के लिए, जबकि लेंथ हमने गॉसियन सिलेंडर की रखी थी। क्योंकि हमें ओरिजिनल सिलेंडर का केवल उतना हिस्सा देखना है जो गॉसियन सिलेंडर के अंदर आ रहा है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? अब यहां जरा सुनो, जब इस केस की बात करोगे तो हमें देखना है चार्ज क्यू डैश। अब ध्यान से देखो, ये चार्ज क्यू डैश पूरी तरह से
गॉसियन सिलेंडर के अंदर आने वाला चार्ज है। तो अब यहाँ पे ओरिजिनल सिलेंडर से भी कोई मतलब नहीं है, हमें केवल गॉसियन सिलेंडर का वॉल्यूम यहाँ पे रखना पड़ेगा। बोलो दोनों बातें समझ में आई कि यहाँ पर कैपिटल आर क्यों रखा और यहाँ पर स्मॉल आर क्यों रखा। आगे बढ़े, हटा दें सब। चलो देखो अब यहाँ पे कहना क्या है, जो क्यू डैश है क्यू डैश की वैल्यू यहाँ पे रखनी है। तो देखो यहाँ पर आ गया पुट वैल्यू ऑफ क्यू डैश इन फॉर्मूला। चलो रखते हैं यहाँ पे ई कितना आ जाएगा 1/4, सॉरी ये आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर क्यू डैश की जगह ये आएगा, ये आ गया हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल इंटू रो, और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास आर इंटू एल। ध्यान से देखो आर एल से ये एल और ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, पाई से पाई का हिसाब ले लो तुम। तो यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बचेगा, यहाँ एक आर बचा है और यहाँ पर रो बचा हुआ है। तो यहाँ पर देखो स्मॉल आर आ गया, नीचे ऊपर रो आ गया, नीचे क्या बचा 2 और एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 2 और ये आ गया एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। इतनी बात क्लियर है, सबको समझा है कि हमारे पास ये फॉर्मूला कहां से आया। अब एक बात जरा समझना, अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो स्मॉल आर जो देख रहे हो ये स्मॉल आर वेरिएबल है, इसके अलावा रो 2 एप्सिलॉन नॉट सब कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी स्मॉल आर के। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं है, और ये बात सही भी होनी चाहिए। सोचो स्मॉल आर जितना बड़ा करते चले जाओगे, ध्यान नहीं ना, सिलेंडर के बाहर नहीं निकल जाना है, उसके अंदर ही रहना है, ठीक है। स्मॉल आर जितना बड़ा करते चले जाओगे तुम्हारे गॉसियन सिलेंडर के अंदर उतना ज्यादा चार्ज आता चला जाएगा। अगर चार्ज बढ़ता चला जाएगा तो क्या लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब तक तुम ओरिजिनल सिलेंडर के अंदर हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब जैसे जैसे ये आर बढ़ाते चले जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ सभी को। आगे बढ़े यहाँ पे, चलो देखो। अच्छा देख लो एक बार, ये प्रोसेस देख लो, ये तुम्हारे लिए नया है। हो गया, देखो आगे देखते हैं इसमें। अब ध्यान सुनना, एक ये रिजल्ट तुम्हारे पास आ गया चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो के फॉर्म में। अच्छा हमारे पास एक लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा भी तो होती है। देखो हमें एक बात ये पता है कि फॉर सिलेंडर, अगर हमारे पास सिलेंडर होगा तो हमारे पास जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो होती है वो बराबर होती है लैम्डा अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर के। बोलो जरा ये बात याद है कि नहीं याद है। पिछले टर्न पे ये फॉर्मूला देखा था कि सिलेंडर के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी और लीनियर चार्ज डेंसिटी में क्या रिलेशन होता है। कहां से आया, अभी अभी पेज पलट लो और देखो पिछले आर्टिकल में तुमने यहां पर कैसे करा हुआ था। देखो जल्दी से, दोनों में तुमने चार्ज की वैल्यू बराबर करी थी। चार्ज कैसे आएगा हमारे पास, चार्ज डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम करा था और लैम्डा इंटू लेंथ करा हुआ था। देखो जल्दी से, एलसीएल कैंसिल हो गया था, पाई आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया था। बात क्लियर हुई यहाँ पे। तो अब देखो, अब यहाँ पर हमें रो की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रखनी है तो पूरा का पूरा फॉर्मूला लैम्डा के टर्म्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं पुट वैल्यू ऑफ रो। चलो रखते हैं, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो अब हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो यहाँ पे देखो स्मॉल आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें तो कोई छेड़छाड़ ना करो। अब बचा रो, रो की जगह आ जाएगा ये हमारे पास आ गया लैम्डा अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर। बोलो इतनी बात क्लियर होगी सभी बात। अब ये हटा दें तो देखो यहाँ पर जरा इसको ठीक से लिख लो। हमारे पास रिजल्ट आ गया, पाई को इधर ले आओ, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखो इसकी शक्ल से। अब ध्यान सुनो, यहां पर भी बहुत ध्यान से देखो कि जो स्मॉल आर है ये केवल एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट, सब कुछ कांस्टेंट, कुछ भी नहीं बदलने वाला। तो यहाँ पर एक बात फिर से हमारे पास सामने आ गई कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये आना भी चाहिए था। क्यों, हम एक ही पॉइंट पर तो अलग अलग फॉर्मूले निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर एक ही पॉइंट पर अलग, देखो एक ये फॉर्मूला था और एक फॉर्मूला इसके पहले आया था तुम्हारे पास
स्मॉल आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहीं पे तो रो की वैल्यू रखी थी। अब ध्यान सुना, एक फॉर्मूला ये आया, एक फॉर्मूला ये आया। अरे दोनों फॉर्मूले एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को तो बता रहे हैं, बस ये फॉर्मूला वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म्स में है, ये फॉर्मूला हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी के टर्म में है। तो यहाँ पर दोनों फॉर्मूले रिजल्ट तो सेम देंगे, अलग अलग रिजल्ट तो नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर भी ई क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर। बोलो इतनी बात क्लियर आप? मतलब जैसे जैसे रेडियस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। इतना समझ आया सभी को? यहां से आर्टिकल कंप्लीट होता है। अब जितनी चीजें पढ़ी हुई हैं ये सब कुछ तुम्हें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में दिखाते हैं। देखो जल्दी से जरा, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब यहां पर हमारे पास एक ग्राफ आता है, इस ग्राफ को जरा समझो। देखो ये जो तुम्हारी वाई एक्सिस दिख रही है ये तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है, और ये जो देख रहे हो ये तुम्हारे पास स्मॉल आर को बताएगा कि स्मॉल आर कैसे कैसे बढ़ रहा है। अच्छा जरा समझना, इसमें हमारे पास एक पॉइंट ये होगा जहां पर स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर होगा। ध्यान सोचो, ये हमारे पास सिलेंडर था, ओरिजिनल सिलेंडर। जब गॉसियन सिलेंडर अंदर रखोगे तो जो स्मॉल आर है वो कैपिटल आर से छोटा होगा। मतलब यहां ओ से लेकर के इस पॉइंट तक ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस तक हमारा गॉसियन सिलेंडर ओरिजिनल सिलेंडर से छोटा है। मतलब हम सिलेंडर के अंदर की बात कर रहे हैं। जैसे हम इस पॉइंट पर पहुंचे तो हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया। अगर ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो गया तो हम कहां पहुंच गए? अब ये सिलेंडर बड़ा होता होता कहां पहुंच गया? इसकी सरफेस पे। अगर हम इस पॉइंट से आगे बढ़ेंगे अपने ग्राफ में तो हम क्या कर चुके हैं? स्मॉल आर को कैपिटल आर से बड़ा कर चुके हैं। अगर बड़ा कर चुके तो हम कहां पहुंच गए? हमारा गॉसियन सिलेंडर सरफेस के बाहर पहुंच गया। तो अब एक बात जरा ध्यान रखना, जब तक सरफेस के अंदर हो तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी स्मॉल आर के। जब तुम सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो गई थी, कुछ याद है? और अगर सरफेस से बाहर जाओगे तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी स्मॉल आर के। वो तुमने पिछले टर्म पे देखा था। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे, जब तक तुम यहाँ पर कैपिटल आर से कम हो, मतलब तुम कहां पर हो? सिलेंडर के अंदर। अगर सिलेंडर के अंदर हो तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। मतलब जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते चले जाओ। इतनी बात क्लियर हुई आपको? ये समझा सभी को? अब ध्यान सुनना, जैसे यहां पर आ गई ये वैल्यू एक कांस्टेंट हो गई, ये सरफेस है। अब जैसे इस आगे बढ़ोगे मतलब सरफेस से आगे जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने लगेगी जैसे जैसे आर बढ़ेगा। तो अब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास? ये हमारे पास इस तरह का एक ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो केस देख रहे हो इस केस में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। इस केस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। और यहाँ पर जो देख रहे हो इस पॉइंट पर जो ई होगा, ई की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, ये था हमारे पास कैपिटल आर, क्या था? ये तो हमारे पास कैपिटल आर रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू थी। और ये जो वैल्यू देख रहे हो ये कांस्टेंट है। एक बार जरा देख डालो अपने आर्टिकल में कि जब तुम यहाँ पर सरफेस पे आओगे तो सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तुम्हें ये देखने को मिलती है। ठीक है, और ये हमारे पास कांस्टेंट होगी। अब ध्यान सुनना, ये जो केस देख रहे हो यहाँ पर आर कैपिटल आर से छोटा है, या ये जो केस देख रहे हो यहाँ पर आर कैपिटल आर से बड़ा है। ठीक है, ये हमारे पास इनसाइड द सिलेंडर का ग्राफ है, ये आउटसाइड द सिलेंडर का ग्राफ है, ये एट द सरफेस ऑफ ओरिजिनल सिलेंडर का ग्राफ है, या ये पॉइंट है केवल। बात समझे? यहाँ पे बना लो ग्राफ, देख लो जिसे जो देखना हो। हो गया? अब देखो यहां से तुम्हारे पास ये पूरा आर्टिकल कंप्लीट होता है। बड़ा सा आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था,
और बहुत सारे क्वेश्चंस अपने साथ लेके चलता है आर्टिकल। ठीक है, तुम्हें देख के ही पता चल जाएगा कि कितनी सारी चीजें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, देखो ध्यान से। अब देखो, अब इसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 3 तरह के स्फीयर से। देखो ध्यान से, ये स्फीयर क्या क्या कैसे कैसे पहचानोगे जरा समझना। चलो, पहला हो गया हमारे पास स्फेरिकल शेल। ठीक है, दूसरा हो गया हमारे पास कंडक्टिंग स्फीयर। और तीसरा हो गया ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, अच्छा भैया ध्यान सुनना, जहां स्फीयर लिखा है मतलब वहां पर सॉलिड स्फीयर की बात हो रही, ठोस गोले की। ठीक है, और जहां पर स्फेरिकल शेल लिखा है मतलब ये खोखला गोला है। ठीक, हॉलो स्फीयर। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो स्फेरिकल शेल में तुम चार्ज दोगे तो वो चार्ज कहां जाएगा? चार्ज इसकी सरफेस पे आएगा भैया, और कहीं जगह ही नहीं है। अंदर ये पूरा खोखला है। ठीक है, अंदर ये पूरा खोखला है और कहीं जगह ही नहीं। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान सुनना, अगर कंडक्टिंग स्फीयर को तुमने चार्ज दिया तो इसका चार्ज भी सरफेस पे आएगा। भैया ध्यान सुनो, ये हमारे कंडक्टर की तो प्रॉपर्टी होती है ना कि ये सारे चार्ज को सरफेस पे रखता है। सोचो, कंडक्टर को टच करने पर करंट क्यों लगता है? क्योंकि चार्ज इसके सरफेस में मूव कर रहा होता है। सरफेस में मूव करेगा तभी तो करंट लगेगा। तो ध्यान रखना, कंडक्टर की तो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो सभी चार्ज को अपनी सरफेस पे रखता है। अगर बात आएगी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के और इस पे तुम चार्ज दोगे तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज इसकी बॉडी के अंदर फैल जाएगा, इसके वॉल्यूम में फैल जाएगा। बोलो, इतनी बात क्लियर है? इतना समझ में आते? अब ध्यान सुना, तुम्हें इन्हीं तीनों सरफेस से, इन्हीं तीनों स्फीयर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ना है। पहले तो एक बात सुन लो, स्फेरिकल शेल या फिर कंडक्टिंग स्फीयर दोनों एक जैसा नेचर शो करते हैं। तुम्हारे एग्जाम में चाहे जिस नाम से क्वेश्चन आए, चाहे स्फेरिकल शेल के नाम से क्वेश्चन आए, चाहे कंडक्टिंग स्फीयर के नाम से क्वेश्चन आए, दोनों में एक जैसे फॉर्मूले लगेंगे, दोनों के रिजल्ट एक जैसे आते हैं। ठीक है, अब जरा सुनना, और अगर तुम्हें कुछ याद हो ठीक से तो इन दोनों को हम पहले करा चुके हैं। सोचो जरा, तुम्हारी दूसरी या तीसरी क्लास थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की, उसमें हमने इन दोनों के बारे में सब कुछ करा दिया था, क्योंकि सबसे आसान टॉपिक है ये। सीधा सा फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूले को हमने यहाँ पे सिग्मा में कन्वर्ट करा करके सारे रिजल्ट लिखवा दिए थे एक ही बार में। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता दिया था, पोटेंशियल के बारे में बता दिया था, सारी चीजें तुम्हें एक ही बार में लिखवा दी थी। और ध्यान रखना, वो रिजल्ट दोनों में ही काम करेंगे। और सुनो जरा, क्या क्या करवाया था, तुम्हें बताया था कि अगर आउटसाइड द स्फीयर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी 1/4πε0 Q/r²। कुछ याद है? अगर सरफेस पे आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है 1/4πε0 Q/R²। और इसी को कुछ कहते हैं σ/ε0। कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अंदर जब जाओगे तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, अंदर पोटेंशियल कैसा हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। कुछ याद आ रहा है? ये सारे रिजल्ट इसमें भी काम करेंगे, स्फेरिकल शेल में भी और कंडक्टिंग स्फीयर में भी। ठीक है, लिख लेना वहां पे कहीं पे जहां पर भी आर्टिकल लिखा हो, रिजल्ट्स आर सेम फॉर बोथ स्फेरिकल शेल एंड कंडक्टिंग स्फीयर। भैया जिसको भी ना पता हो, ठीक है, जरूर लिख लेना। अब यहां पर आर्टिकल होगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का। ठीक है, इस आर्टिकल को तुम देखोगे कि इसमें हमारे पास कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। चलो देखो यहाँ पे, अब ध्यान सुनना, अब इस स्फीयर से डेरिवेशन करना है। देखो
डेरिवेशन की शुरुआत तो बहुत आसानी से होगी, बहुत ही ज्यादा आसानी से। देखो अब एक काम करा, सबसे पहला हमें एक गॉसियन स्फीयर बनाना है। हमें इसके लिए गॉसियन सरफेस बनानी है जिसपे हम गॉस थ्योरम अप्लाई कर पाए। तो देखो हमने एक काम करा, हमने इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर बना लिया। भैया ये काल्पनिक स्फीयर है हमारा, ठीक है। अगर ये इमेजिनरी स्फीयर है तो जरा सुनना, पहले तो एक बात समझ लो, जो ओरिजिनल बॉडी होती है उसकी रेडियस हम कैपिटल में रखते हैं, ठीक है। कुछ याद है, अभी इसके पहले वाले आर्टिकल में भी हमने सिलेंडर की रेडियस कैपिटल में रखी थी। ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है इसकी रेडियस हमने स्मॉल आर में रख दी, ठीक है। अब ये जो पॉइंट देख रहे हो ये पॉइंट पी है जो हमारे गॉसियन स्फीयर में पड़ रहा है, ठीक है। तो अब इसी पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो जरा ध्यान सोचो, अगर ये चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, तो सोचो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर की तरफ निकलेगी, ऐसे बाहर की तरफ, चारों तरफ। अगर बाहर की तरफ जा रही तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या लगती है, बाहर की तरफ आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। जरा एरिया वेक्टर के बारे में सोचो, भैया जो गॉसियन सरफेस बनाई है ये एक स्फीयर है। अगर एक स्फीयर है तो हमें स्फीयर से इलेक्ट्रिक फील्ड, उस स्फीयर का सरफेस एरिया देखना है जो परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब यही डायरेक्शन हमारी एन कैप की भी आ जाएगी, या वेक्टर डीएस कह लो उसकी भी आ जाएगी। इतनी बात की है। अब हमारा जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर में मान लेते हैं कि इसके पास चार्ज कितना है, क्यू। तो सोचो गॉसियन सरफेस के अंदर भी चार्ज कितना आएगा, पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक। चलो देखो अब उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं। देखो कैसे आएगी, देखो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है, वही पुराना प्रोसेस। एक बार डेफिनेशन से फ्लक्स निकालो, एक बार गॉस थ्योरम से निकालो। तो यहाँ पर हमारे पास विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट, और ये आ गया ई डॉट डीएस। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास इंटीग्रेट ई डीएस कॉस थीटा। देखो ध्यान से, ई और एन दोनों सेम डायरेक्शन है, तो थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया। यहाँ पर आ गया हमारे पास सिंस थीटा बराबर 0 डिग्री, तो हमारे पास कॉस 0 कितना हो जाएगा, बराबर बना जाएगा। रख दो उठा करके, तो हमारे पास फाई की वैल्यू आ गई इंटीग्रेट ई डीएस। इतनी बात क्लियर यहाँ पे। अब यही पता है कि ई कांस्टेंट होगा, बाहर निकालो, तो यहाँ पर फाई ई आ जाएगा, ये ई कांस्टेंट हो गया, इंटीग्रेट आ गया डीएस। ई कैसे कांस्टेंट होगा, देखो ध्यान से, अगर तुम पूरे स्फीयर में कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लो, सोचो वो सभी पॉइंट इस सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे। अगर बराबर दूरी पर होंगे तो हमारे पास भैया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बदलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड या तो चार्ज पे डिपेंड करती है या रेडियस पे, डिस्टेंस मतलब, ठीक है। तो अब डिस्टेंस कांस्टेंट है, चार्ज तो कांस्टेंट है, ये चार्ज तो वैसे भी नहीं बदलने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट ये बाहर। अब देखो ये बेवकूफी ना करना कि इस ई से ये ई काट दिया, ठीक है, थोड़ा दिमाग चलाना है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे इसके सरफेस को इंटीग्रेट कर दो तो कितना आएगा हमारे पास, अगर यहाँ पे सरफेस इंटीग्रेट करोगे तो स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा जो कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। और एक बात समझना, सोचो ये छोटा सा एरिया कहाँ लिया है, गॉसियन सरफेस में लिया है ना, तो हमारे पास जो पूरी सरफेस आएगी वो कौन सी आएगी, गॉसियन सरफेस आएगी। तो ये जो रेडियस कौन सी लोगे, गॉसियन सरफेस की रेडियस लोगे, ये हमने स्मॉल आर ली। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब रिजल्ट आता है फ्रॉम गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम अप्लाई कर दो तो हमारे पास यहाँ पर फाई ई आ जाएगा, ये आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दूसरी इक्वेशन आ गई। दोनों को यूज करके हम आगे रिजल्ट निकाल सकते हैं। जल्दी से देखो इसको, फिर हटाते हैं। वही 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 वही, जल्दी करो। देखो हटाते हैं इसको। देखो दोनों इक्वेशन आ गई, दोनों को इक्वेट कर दो तो यहां पर रिजल्ट आया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहां पर हमारे पास ई और ये आ गया हमारे पास 4 पाई आर स्क्वायर। बगल में जरा देखो क्या रखा हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। 4 पाई आ गया, एप्सिलॉन नॉट यहाँ लिख दिया, आर स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो ये आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर, किसी ऐसे पॉइंट पर जो हमारे स्फीयर के बाहर है, मतलब एट द पॉइंट आउटसाइड ऑफ द स्फीयर। इतनी बात क्लियर। अब देखो इसी चीज को हम लेके आ जाएंगे स्फीयर के सरफेस पर।
हमारा जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है इसके सरफेस पर लेकर के आ जाएंगे। तो देखो हमारे पास सेकंड केस आता है एट द सरफेस ऑफ स्फीयर। देखो अगर स्फीयर के सरफेस पे आओगे तो होगा क्या, सोचो अगर स्फीयर के सरफेस पे आओगे तो जो गॉसियन स्फीयर है बड़ा वाला ये छोटा होता चला जाएगा। अगर ये छोटा होगा तो स्मॉल आर छोटा होता चला जाएगा और जैसे ही ये पॉइंट यहां पर आया स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर आ गया स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये आ गया Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इतनी बात की है। थोड़ा ध्यान से देखो इस पूरे फॉर्मूले में एक एक टर्म कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। सोचो क्या क्यू बदलेगा, इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज क्या वो बदलता रहेगा बार बार, सवाल ही नहीं उठता। यहां पर कैपिटल आर के बारे में सोचो, भैया ये सॉलिड स्फीयर है, ओरिजिनल स्फीयर, क्या इसकी रेडियस कभी बदल पाएगी? नहीं। तो यहां पर ये सारी चीजें कांस्टेंट है। तो एक बात ध्यान रखना, स्फीयर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इतनी बात क्लियर? अच्छा यहां पर जरा देखो, अगर यहां पर देखोगे तो यहां से हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर। ध्यान से देखो स्मॉल आर को छोड़ करके सब कांस्टेंट, मतलब ये प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो सोचो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी, और ये सही भी है। आर बढ़ेगा तो तुम दूर होते चले जाओगे, जितना दूर होगे उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इतना समझना है सभी को यहाँ पे। ये दोनों केस देखो, फिर थर्ड केस में आते हैं। थर्ड केस क्या होगा, हम इस स्फीयर के अंदर जाएंगे। जब अंदर जाएंगे तो कुछ एक्स्ट्रा चीजें समझ में आएंगी, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो करते हैं। देखो से चलो हटाते हैं इसको, आसान सा था। देखो आगे अब हम यहां पर अंदर लेके चलेंगे अपने स्फीयर को। गॉसियन स्फीयर अब ओरिजिनल स्फीयर के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर आ गया हमारे पास थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, एट द पॉइंट इनसाइड द स्फीयर। ठीक है, पॉइंट हमारा स्फीयर के अंदर जाएगा। तो अब डायग्राम थोड़ा बदलना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ये हमारा ओरिजिनल स्फीयर है। ठीक है, अब हमने क्या करा, पॉइंट इसके अंदर ले लिया। तो हमने एक छोटा सा यहां पर एक गॉसियन स्फीयर बना दिया। ठीक है, ये जो गॉसियन स्फीयर देख रहे हो इसकी रेडियस स्मॉल आर है, ओरिजिनल रेडियस कैपिटल आर थी, और वो जो पॉइंट पी बाहर था अब वो अंदर आ गया। अब है क्या, जरा समझना, हमारे पूरे स्फीयर के अंदर चार्जेस है। ठीक है, ये चार्ज हमारे पूरे स्फीयर में है। लेकिन अब एक बात जरा सुनो, जो पूरा स्फीयर था, पूरे स्फीयर में चार्ज था Q, लेकिन हमें तो केवल वो चार्ज देखना होता है जो चार्ज हमारे गॉसियन स्फीयर के अंदर आएगा। तो अब जरा सोचो, अगर इस स्फीयर ओरिजिनल के अंदर कोई छोटा स्फीयर बनाओगे तो क्या लगता है, इस छोटे से स्फीयर के अंदर क्या पूरा चार्ज कभी आ पाएगा? कभी नहीं आएगा। मतलब इस छोटे से स्फीयर के अंदर कुछ अलग चार्ज आएगा। तो हम मान लेते हैं यहां पर हमारे पास कुछ चार्ज Q डैश है। बोलो इतनी बात क्लियर है? हमारे गॉसियन स्फीयर के अंदर अब कुछ चार्ज कितना है, Q डैश। ठीक, चलो आगे देखिए। अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। सोच जरा, अगर अंदर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंफर्म बाहर की तरफ जाएगी, यहीं पर n कैप आ जाएगा। तो इतना भी पता चल गया, थीटा 0। पूरा प्रोसेस फिर से वही आ जाएगा हमारे पास। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, आएगा हमारे पास इंटीग्रेट E डॉट ds। यहाँ पर आ गया इंटीग्रेट E ds cos थीटा। अब तुम्हें पता है थीटा 0 होता है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख दो। ये आ गया हमारे पास E ds, कैसे आ गया, लिख लेना कि थीटा बराबर 0 डिग्री था। तो यहाँ पर हमारे पास फाई E की वैल्यू क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगी। ये आ गया हमारे पास ds। ds को इंटीग्रेट कर दो। ds कौन सा इंटीग्रेट हो रहा है, जरा समझना। हमने पॉइंट लिया है गॉसियन सरफेस में, अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो गॉसियन स्फीयर की कंप्लीट सरफेस आएगी। मतलब हमें यहां पर एक मिनट
देखो हमने पॉइंट पी लिया है गॉसियन स्फीयर पे, और अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो गॉसियन स्फीयर की हमें सरफेस लेनी पड़ेगी, मतलब कौन सी रेडियस लेनी पड़ेगी, स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर ओरिजिनल स्फीयर की रेडियस है। तो यहां पर जरा समझना, अब यहां पर इसका जो एरिया आएगा वो आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास पाई, ठीक है। अब यहां पर ये फर्स्ट इक्वेशन तो हमें पता है गॉस थ्योरम से क्या होता है, फ्रॉम गॉस थ्योरम हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ध्यान रखना भैया, अब इस बार चार्ज अलग है, पहले चार्ज अलग था। जब तुमने स्फीयर बाहर बनाया था तो पूरा चार्ज उसके अंदर आया था, जब स्फीयर अंदर बना दिया तो कुछ अलग चार्ज उसके अंदर आएगा। तो यहाँ पर Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 2, इन दोनों को यूज करके रिजल्ट आगे बढ़ेगा। चलो देखते हैं यहाँ पे। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को इक्वेट करो। यहां पर E की वैल्यू आ गई, ये आ गया हमारे पास E 4 पाई आर स्क्वायर। आगे जरा देखो, अब यहां पर ये Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये बराबर हो गया Q डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो यहां पर जो E देख रहा हूं इसके बारे में समझ रहा, ये पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया Q डैश अपॉन एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। एक ये रिजल्ट आ गया, लेकिन जरा समझ रहा, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब फिर वही बात, ये जो Q डैश देख रहे हो ये भैया सबके लिए अलग अलग आएगा। हमने इस रेडियस का स्फीयर बनाया, मान लो फिर तुम कोई छोटा बना दो, कोई तीसरा बड़ा बना दे, तो ये Q डैश सबके लिए बदलेगा। तो अब एक काम है कि इस Q डैश को हमें बदलना पड़ेगा अलग अलग टर्म्स में, ठीक है। नोट करो जरा, हो गया, आगे बढ़े। देखो अब पूरा फोकस इस Q डैश को है, Q डैश पे रखना, और इसको हमें बदलना किसमें, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे। क्यों, हमारा चार्ज कहां फैला है, ये हमारे पूरे स्फीयर के अंदर, मतलब स्फीयर के वॉल्यूम में फैला भी है। स्फीयर ध्यान रखना सॉलिड स्फीयर है, अंदर मटेरियल है, और उसमें अंदर क्या है, चार्ज फैला हुआ है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहां पे अगर हम चार्ज डेंसिटी की बात करें, यार को पूरा लिख लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल चार्ज, या फिर केवल चार्ज लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, यही तो होता है। अच्छा जरा सुनना, अगर मान लो हम स्फीयर की बात करें, पूरे स्फीयर की, तो पूरे स्फीयर की मान लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है, तो ये जो रो देख रहा हो ये गॉसियन स्फीयर के अंदर भी होगी, गॉसियन स्फीयर के बाहर भी होगी, यही रो वैल्यू आएगी। तो जरा समझते हैं इसको हम कर कैसे सकते हैं। देखो जरा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब रो। अगर मान लो हम यहां पर इस Q डैश को लेते हैं, अगर हम ये जो चार्ज है, चार्ज अगर हम Q डैश लेते हैं, तो अब ये देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज Q डैश है ये कितने वॉल्यूम में फैला हुआ है। ये फैला है हमारे पास, जो गॉसियन स्फीयर दिख रहा है, इस गॉसियन स्फीयर के अंदर फैला हुआ है। अगर इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो यहां पर जो वॉल्यूम आएगा, ये वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब। बोलो पहले तो यहाँ पे स्फीयर का वॉल्यूम याद है कि नहीं याद है, इतनी बात क्लियर है। अब जरा सुनना, अगर मान लो हम यहां पर चार्ज की जगह पूरा चार्ज रख दे, तो ध्यान सुनना, ये जो कंप्लीट चार्ज है ये कहां फैला हुआ है, ये हमारे पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। अगर ये पूरे स्फीयर में फैला हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। तो यहां पर चार्ज है, तो यहां पर अब जो वॉल्यूम आएगा वो आ गया हमारे पास 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बोलो इतनी बात समझ में। तो एक बात समझना, अब हम ये फॉर्मूला रो के टर्म्स में भी देंगे और कंप्लीट चार्ज क्यू के टर्म्स में भी देंगे, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले यहां पर रोल देख लेते हैं।
चलो मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड टर्म होगा और ये थर्ड टर्म हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। तो अब सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को लेके चलते हैं। तो यहां पर आ गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड टर्म। अगर इनको देखोगे तो हमारे पास यहाँ पर Q डैश की वैल्यू कितनी है सोचो। अगर केवल पहला दूसरा देखोगे तो नीचे वाला टर्म यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, तो ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, और ये आ गया हमारे पास रो। इतनी बात क्लियर, ये हमारे पास Q डैश आ गया। इतना समझा सभी को। अब करना क्या है, ये जो Q डैश है इसकी वैल्यू उठा करके अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जरा, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ये कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो पहले से था, ठीक है। अब Q डैश की जगह ये वैल्यू आएगी और ये आ गया हमारे पास 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पर आ गया रो, और नीचे जरा देखो r² है, ये r² वैसे लगा। अब ध्यान से देखो 4 पाई से 4 और पाई कैंसिल, r² से ये पावर कैंसिल, बचा क्या क्या, रो सॉरी r रो और नीचे 3 और ये एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फाइनल वैल्यू आ रही है, जरा सुनो, r रो और 3 नीचे आ जाएगा तो आ गया 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनसाइड द स्फीयर। स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ गई। शुरू हो जाओ, जल्दी करो फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। ध्यान सुनना, क्या करा हमने यहां पर Q डैश को रो के टर्म्स में निकाल दिया, अभी Q डैश को Q के टर्म्स में भी निकालेंगे। करो तरह, हो गया, आगे बढ़े। देखो आप देखो, अभी फर्स्ट और सेकंड टर्म लिया था, अब सेकंड और थर्ड टर्म लेते हैं। ध्यान सुनना, अब तुम्हें यहां से नोट करना है केवल, ऊपर वाला नहीं नोट करना, वो पहले से है तुम्हारे पास। तो यहां पर आ गया हमारे पास फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म। देखो जरा, अगर इन दोनों को देखोगे तो जरा सोचो क्या मिला, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, तो अब बचा क्या तुम्हारे पास, ये बचा तुम्हारे पास Q डैश अपॉन r क्यूब, या लिख लो चाहो तो, नहीं तुम भूल जाओगे कि ये कहां से आया। यहां पर आ गया Q/4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल, यहां पर बच रहा है हमारे पास Q डैश या r क्यूब, स्मॉल r जो देख रहे हो ये यहां पर आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये Q डैश है इसकी वैल्यू आ गई स्मॉल r क्यूब, यहां पर आ गया Q और अपॉन में आ गया कैपिटल R क्यूब। ये हमारे पास Q डैश की वैल्यू आ गई। तो करना क्या है, अब इस Q डैश की वैल्यू को उठा करके यहाँ पे रख देना है, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो टोटल Q में आ जाएगा, ठीक। चलो करते हैं, ये ऊपर वाला टर्म हटा देते हैं। तो यहां पर आ रही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो देखो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो उतना है ही। Q डैश की जगह ये रिजल्ट आएगा, तो यहाँ पे देखो हमारे पास 1/r² तो लिखा ही हुआ है, ठीक है, ये तो लिख दिया। अब Q डैश की जगह ये लिखेंगे तो ये आ गया हमारे पास स्मॉल r क्यूब, Q और अपॉन में आ गया कैपिटल R क्यूब। देखो r² से ये पावर कैंसिल हो गई, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आ गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। बोलो इतनी बात क्लियर है, ये समझा सभी को। अच्छा एक बात तरफ सुनो, इसके पहले भी हमारे पास एक टर्म आया था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, देखो ये हटा रहे हैं, ठीक है। देखो इसके पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी स्मॉल r रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, यही तो आई थी अभी, ठीक है। उसी को तो हमने यहां पर ऐसे कन्वर्ट करा। जरा इन रिजल्ट को देखो, देखो स्मॉल r को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट, तो यहां पे क्या लगता है
अगर इस रिजल्ट को देखोगे तो यहाँ पर E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर दिख रहा है, और सही बात भी है। अगर तुम सरफेस के अंदर हो तो सोचो जितनी बड़ी रेडियस, ये जो स्मॉल आर है, जितनी बड़ी रेडियस करते जाओगे गॉसियन स्फीयर के अंदर उतना ज्यादा चार्ज आता चला जाएगा, और चार्ज अगर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी लगातार बढ़ती चली जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल वैसे यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर भी हमारे पास एक रिजल्ट आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के, क्योंकि स्मॉल आर को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। ये बात समझे कि नहीं है? स्मॉल आर को छोड़ करके बाकी सब कांस्टेंट है। तो हमारे पास जब तुम यहाँ पर ओरिजिनल स्फीयर के अंदर रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल आर के। जैसे जैसे आर बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी। जब तुम सरफेस पे आए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक कांस्टेंट वैल्यू पे पहुंच गई। अब जब सरफेस से आगे चलोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगी। कैसे कम होगी? 1/r² से कम होने लगती है। बोलो इतनी बात क्लियर? देख लो इसको एक बार। हो गया? अब देखो मेरे हिसाब से इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो तुम अपने आप समझ सकते हो, कुछ नया है नहीं उसमें। ग्राफ ऐसे ही बनेगा तुम्हारा सीधा, यहां से पहले सीधा आएगा फिर ऐसे चला जाएगा। कुछ याद है? यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है 1/r² के, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल है r के। मेरे हिसाब से इसको अब बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से बताने की जरूरत नहीं है, ये तुम कई बार देख चुके हो। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही रिजल्ट आ रहा है, बस 1/r की जगह यहाँ क्या आ गया? 1/r²। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे? देख लो इसको। चलो बाकी फिर अब अगले टर्म पे। ये आर्टिकल कंप्लीट हो गया भैया, ध्यान रखना। बाकी फिर अगले टर्म पे।